शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला एडिटोरियल आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि दिल्ली में अभी हाल फिलहाल की घटना हम देखेंगे। तो केंद्र सरकार की तरफ से एक अध्यादेश जारी किया गया है। उस अध्यादेश के माध्यम से अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो सिविल सेवकों के ऊपर अधिकार रहेगा, उनके ऊपर जो पावर रहेगी, वो वहाँ के सीएम के पास में दे दी थी। ये सारी जो पावर है, जैसे किसी को ट्रांसफ़र करना है, किसी को कहाँ भेजना है, ये सब जो पावर है वहाँ के मुख्यमंत्री के पास पावर दे दी थी सुप्रीम कोर्ट में, अभी हाल फिलहाल में जो सुनवाई चल रही थी। लेकिन केंद्र सरकार देखा जाए तो इनडायरेक्टली तौर से सारी की सारी पावर जो है केजरीवाल सरकार की वो हड़पना चाहती है, और इसी के मद्देनज़र एक कदम उठाया गया। तुरंत केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश पारित करी। अब चूँकि संसद का जो सेशन है वो चल नहीं रहा है, अब ऐसे टाइम में यदि उसको नियम कानून बनाना है तो वो अध्यादेश का सहारा लेती है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर के आई जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया और कहा कि नहीं, जो सिविल सर्विस है वो वहाँ के उपराज्यपाल के अंडर में रहेगी। उपराज्यपाल के अंडर में रहेगी, इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट तौर से केंद्र सरकार के हाथ में रहेगी उन लोगों की सत्ता। तो कुल मिलाकर के यहाँ बात बताई जाती है कि इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से, इस अध्यादेश के माध्यम से देखा जाए तो पता चलता है कि यहाँ पर जो चुनी हुई सरकार है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। एक बात और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कही गई थी कि इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से अब यहाँ जो चीज़ करी गई है वो ज़रूरी नहीं है कि केंद्र सरकार खाली दिल्ली में करे, ये बाकी की राज्य सरकारों के लिए भी ऐसे प्रावधान ला सकती है। इसके अंतर्गत जो सिविल सेवक हैं उनको चुनी हुई सरकार के ऊपर रख दिया गया है। जबकि देखा जाए भले ही कोई आईएएस कितना भी ज़्यादा पढ़ा लिखा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो जनता की क्या राय है, जनता क्या चाहती है, उसको बिल्कुल भी नहीं समझ सकता, क्योंकि जनता ने तो उसको चुनी ही नहीं है। जनता ने अपने बीच से जो प्रतिनिधि भेजी है वो मुख्यमंत्री है या फिर उनके विधायक हैं। इसलिए हमेशा हम कहते हैं ना कि मुख्यमंत्री ऊपर है और नीचे उसके कलेक्टर हैं, ऐसा यही एक रीज़न है। लेकिन इस अध्यादेश के माध्यम से केंद्र सरकार ने क्या काम कर दी है कि मुख्यमंत्री के ऊपर भी सिविल सर्विसेज को बैठा दी है। यदि मुख्यमंत्री किसी चीज़ के लिए कहता है तो सबसे पहले वो अपने हिसाब से जांच पड़ताल करेंगे कि ठीक है कि नहीं है, और नहीं है ठीक तो फिर उनकी बात फिर वो मानेंगे नहीं। इस प्रकार का उल्लेख किया जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से। यहाँ जो आर्टिकल लिखा गया है इसमें बताया जाता है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो अध्यादेश जारी किया गया है ये संविधान के खिलाफ है। यहाँ पर चुनी हुई सरकार की कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं दी जा रही है। थोड़ा सा यदि हम और भी पीछे जाते हैं ना, तो केंद्र सरकार कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच में बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। वहाँ पर जो मुख्यमंत्री की पावर है, वहाँ पर जो आम आदमी पार्टी की पावर है जो कि अभी सत्ता में है, चुनी हुई सरकार है, उसकी पावर को केंद्र सरकार ने हमेशा से ही कम करने की कोशिश करी है। आरोप ये लगाया जाता है कि आम आदमी पार्टी को वहाँ पर बीजेपी हरा नहीं पाएगी, शायद इस कारण से भी उसकी पावर को बीजेपी कम कर रही है या फिर केंद्र सरकार कम कर रही है। इसके पहले हमने एक एग्जाम्पल देखे थे कि हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में एक और सुनवाई हो रही थी जिसके अंतर्गत ये डिसाइड करना था कि अब जो डे टू डे के कामकाज हैं वो भी यदि राज्यपाल से पूछ करके किए जाएंगे तो कुल मिलाकर के फिर तो वहाँ पर चुनी हुई सरकार का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। जबकि जहाँ पर विधायिका है, जहाँ पर विधान परिषद है, वहाँ पर क्या होता है कि राज्यपाल नाम मात्र का मुखिया रहता है, वो एड एंड एडवाइस से काम करता है मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद से। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया है, राज्यपाल को ही यहाँ पर मुखिया बना दिया गया है। लेकिन इसके पहले देखा जाए तो कुछ कुछ जो सब्जेक्ट थे वो केंद्र सरकार के अधीन थे,
जैसे कि वहाँ की पुलिस हो गई। इसके अलावा एक दो सब्जेक्ट पर और भी जो कानून है वो केंद्र सरकार बनाएगी, बाकी की जो पावर है वो मुख्यमंत्री के हाथ में रहती। लेकिन केंद्र सरकार ने एक ऐसा विधेयक ला दी थी जिसके माध्यम से देखा जाए तो जो इनडायरेक्ट तौर पर जो पावर है उसने अपने हाथ में ले ली थी। और उस जो कानून है उसका नाम है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, NCT जिसको बोला जाता है। तो ये काम सबसे पहले जैसे ही सत्ता में आई बीजेपी की सरकार 2015 में पहला कदम इसने यही उठाई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहा था वो भी कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं गया था। सरकार ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 में संशोधन करी थी। इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट sought to undo court's judgment. It explicitly deprived the Delhi Legislative Assembly for enacting laws pertaining to services within the NCT. And instead, कुल मिलाकर के देखा जाए ना यहाँ पर जो विधेयक लाया गया था इसमें क्या लिखा था, दिल्ली में सरकार का मतलब केजरीवाल की सरकार नहीं है। दिल्ली में सरकार का मतलब है कुल मिलाकर के इनडायरेक्ट तौर पर केंद्र सरकार। ऐसा डिसीजन उस टाइम में आया था। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो हायर एजुकेशन सिस्टम, मतलब हमारे जो हायर एजुकेशन संस्थाएं हैं जहां पर बड़ी बड़ी डिग्रियां प्रोवाइड करी जाती हैं उन कॉलेजेस को रैंकिंग प्रोवाइड करी जाती है सरकार के द्वारा। इसको लेकर के ये एडिटोरियल लिखा गया है तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जिसको कहा जाता है रिसेंटली रिलीज़ किया गया था। इसके माध्यम से हमारे देश की जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं, इम्पॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट हैं उनको रैंक प्रोवाइड करी जाती है कि वो कितना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे फ़ायदा सरकार को भी होता है, इससे फ़ायदा स्टूडेंट को भी होता है और इससे फ़ायदा उन संस्थाओं को भी होता है। संस्थाओं को ऐसे होता है कि यदि उनकी रैंकिंग अच्छी रहेगी तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट को वो ज़्यादा आकर्षित कर पाएगी, ज़्यादा बच्चे उनके यहाँ पर इनरोलमेंट लेंगे। बच्चों को फ़ायदा ये होगा कि उनको बेहतर शिक्षा मिल पा रही है, उनको बेहतर रोज़गार के अवसर मिल पा रहे हैं। और अच्छी बात यह है यदि सरकार ऐसा कर पा रही है कि वो दूर दराज वाले जो एरिया हैं वहाँ पर भी जो संस्थाएं बनाई गई हैं वो भी थोड़ी कंपटीशन में शामिल होंगी। वो भी अदर के जैसे काम करने की सोचेंगे कि नहीं, हमें भी थोड़ा आगे बढ़ना है, हमें भी थोड़ा रैंकिंग में आगे आना है। यहाँ पर आपको जो एजुकेशन सिस्टम है, जो कॉलेज हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वेटेज दिया जाता है। यहाँ पर आपको 5 कैटेगरी देखने को मिलती है, ठीक है। ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड इनोवेशन। इसके साथ साथ में यहाँ पर 8 सब्जेक्ट डोमेन आपको देखने को मिल जाएंगे, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ, आर्किटेक्चर, प्लानिंग, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। इतने क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो होता है वो इवेल्यूट करता है, मूल्यांकन करता है किसी भी इंस्टीट्यूशन की। इसके लिए 5 पैरामीटर बनाए गए हैं, जैसे कि वहाँ की टीचिंग कैसी है, लर्निंग एंड रिसोर्सेज कैसे हैं, ग्रेजुएशन का आउटकम कैसा रहा है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कैसी हैं, इसके अलावा आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी कैसी है। ऐसा नहीं है कि गरीब बच्चे उस संस्था में एडमिशन तक नहीं ले पा रहे हैं, तो इस चीज़ को भी शामिल किया जाता है कि बच्चे ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, कितना मुश्किल है। फिर आ जाता है परसेप्शन। जो रैंक प्रोवाइड करी जाती है उसको आप ये समझ सकते हैं, उसको संबंधित कर सकते हैं ऑन द सम ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय इंस्टीट्यूशन। कोई भी संस्था कितने नंबर ले पा रही है इन्हीं 5 पैरामीटर में से। वहीं यदि देखा जाए तो इस मेथड का काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी करी जाती है कि किस प्रकार से आप मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, पैरामीटर का जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन खड़े करे जाते हैं। जो इशू है उसको हम देख लेते हैं। पहली बात
तो ये रही है कि जो इशू है, इश्यू ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। पहला मुद्दा ये है कि कितने इंस्टीट्यूट आपके इस चरण में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस कितने लोगों को आप रैंकिंग में शामिल कर रहे हैं। वहीं यदि आप देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस साल का जो एडिशन रहा है 5543 इंस्टीट्यूट ने ऑफ़र करे थे अपने आप को कि हम जो है हमें भी रैंकिंग मिलना चाहिए। कैटेगरी स्पेसिफिक और डोमेन स्पेसिफिक रैंकिंग की बात यहाँ पर करी जा रही है। यदि हम ऑल ओवर की बात कर लें तो 8686 एप्लीकेशन आए थे। इतने एप्लीकेशन सबमिट करे गए थे इन संस्थाओं के द्वारा। दिस हैज़ टू बी सीन इन द कंजक्शन विद द टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज इन इंडिया। आगे फिर बताया जाता है कि कितने स्कूल कॉलेज हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं और कितने इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो कि इस रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं यदि हम ऑल इंडिया सर्वे की बात करें हायर एजुकेशन AISHE 2021 की, तो हमारे यहाँ पर 1113 यूनिवर्सिटी हैं, 43,796 कॉलेज हैं 2020-21 में, लेकिन पार्टिसिपेट कितने ने किए? 8,686 ने पार्टिसिपेट किए थे। इसका मतलब तो ये हो गया है कि केवल 12.5% जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस रैंकिंग प्रोसेस में। दैट देयर इज़ नियर to no information on the parameter decided by NIRF from the remaining 87.7% of higher education institution is matter of concern। इसके बाद अगली जो बात करेंगे हम इस रैंकिंग में वो ये है कि कितने गांव के कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने शहर के पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप टॉप 100 कॉलेज की यदि हम बात करें तो इनमें आपको बहुत कम ही रूरल एरियाज़ के कॉलेज देखने को मिलेंगे। AISHE का डाटा बताता है कि लगभग 43% ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उसका 43% हिस्सा, इसके साथ साथ में जो 61% कॉलेज हैं वो हमको रूरल एरियाज़ में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जब ये यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज इस रैंकिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो वो अपने ऊपर सुधार नहीं कर पाएंगे और ना ही बच्चे यहाँ पर ज़्यादा एडमिशन लेंगे, क्योंकि उनको तो लगेगा कि इनकी तो रैंकिंग बहुत कम है, हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर ज़्यादा पढ़ाई होती है, अच्छे नंबर मिलते हैं, अच्छे रोज़गार के अवसर हैं। जो सेकेंड इशू की यहाँ पर बात करी जाती है वो है क्वांटिटी और क्वालिटी को लेकर के। क्वांटिटी तो आप प्रोवाइड कर दे रहे हैं लेकिन क्वालिटी आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ये यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये जो टॉप 100 कॉलेज की हम बात कर रहे हैं जिनको रैंकिंग प्रोवाइड करी गई है NIRF के द्वारा, इनमें से 35 तमिलनाडु के हैं, 32 दिल्ली के हैं, 14 केरला के हैं और बाकी के जो बचे हुए हैं वो रेस्ट ऑफ इंडिया के आ जाते हैं। तो AISHE का कहना है कि उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेज इन द कंट्री। यूपी में हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कॉलेज बने हुए हैं, इसके बाद महाराष्ट्र है, इसके बाद कर्नाटका है, लेकिन रैंकिंग आप देखिए सबसे ज़्यादा जो कॉलेज हैं वो तमिलनाडु ने टॉप करे हैं, फिर 32 आ जाते हैं दिल्ली के और 14 आ जाते हैं केरला के और बाकी के हो गए रेस्ट ऑफ इंडिया के। तो जो लिस्ट है टॉप 100 कॉलेज की, यहाँ पर आपको एक भी ऐसा कॉलेज नहीं देखने को मिलेगा जो कि यूपी से है। इट फीचर्स 3 कॉलेजेस फ्रॉम महाराष्ट्र से मात्र 3 कॉलेज आए हैं और 2 ठो आए हैं कर्नाटका के। फैक्ट वाली बात ये हो गई है कि इस 81% जो हाई क्वालिटी कॉलेजेस हैं वो मात्र 3 स्टेट में ही हमको हाईलाइट देखने को मिलती है। नीड फॉर ए मिशन टू इम्प्रूव क्वालिटी अक्रॉस द कंट्री, इसका मतलब ये हो गया है कि नहीं, केंद्र सरकार को भी कुछ करने की ज़रूरत है कि 2-3 स्टेट में ही क्वालिटी वाली एजुकेशन क्यों है, बाकी के स्टेट में क्यों नहीं है। तो इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कुछ सब्सटेंशियल फंड प्रोवाइड करना चाहिए अपने बजट में इस चीज़ को हासिल करने के लिए। क्वालिटी डिफरेंसेस की यदि हम बात करें तो आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अलग से ही दिखाई देगी। यदि हम बात करें ओवरऑल रैंकिंग की तो जो हाईएस्ट रैंक सिक्योर्ड किया गया है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया गया है इस 15। तो मात्र 15 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को हाईएस्ट रैंक मिल पाई है।
वहीं यदि हम यूनिवर्सिटी रैंकिंग की यदि हम बात करें तो जो हाईएस्ट रैंक है वो सिक्योर करी गई है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इज 6। 6 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन्होंने हाईएस्ट रैंक प्रोवाइड करी है। तो इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारा स्कोप रहता है। ट्रेमेंडियस वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है अद्भुत। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित कर देने वाला स्कोप आपको देखने को मिलेगा मैनी मोर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, कि आप भी जो है अपने आप को इस लिस्ट में ला सकते हैं। यदि आप जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब ये है सरकार की क्या मंशा है। सरकार सोचती है कि जो गांव के गरीब बच्चे हैं वो भी अच्छी एजुकेशन को हासिल कर पाएँ, तो ये चीज़ प्रूव हो सकती है। तीसरे नंबर का जो इशू यहाँ पर बताया जाता है वो है फैकल्टी स्ट्रेंथ और रैंकिंग को लेकर के। बच्चे पता चला कि 2-2 क्लासों को एक एक टीचर हैंडल कर रहा है, ऐसी कंडीशन तक हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो एवरेज नंबर ऑफ फैकल्टी है टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में वो है 645। एवरेज नंबर ऑफ फैकल्टी की यदि हम बात करें टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में तो वो है 645, जबकि बाकी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको 242 फैकल्टी देखने को मिलेंगी। वहीं यदि हम कॉलेज की बात कर लेते हैं तो वो 173 है टॉप 100 लिस्ट में जो कॉलेज आ रहे हैं, और वो 71 हैं बाकी के इंस्टीट्यूशन में। नीडलेस टू से क्वालिटी एजुकेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड विथ ब्रिक एंड मोर्टार अलोन। मतलब ये है कि आप थिगड़ा पट्टी लगा करके जोड़ दंगोड़ करके अपना काम नहीं चला सकते हैं। इसके लिए आपको अपना जो स्टाफ है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पर भी करी जाती है कि खाली आप क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है आपको हमारा जो टीचर का स्टाफ है उसको बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो आगे की चीज़ आ जाती है साइंटिफिक पब्लिकेशन की। अब बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पर देखेंगे कि साइंटिफिक पब्लिकेशन कितने निकल रहे हैं, कितने रिसर्च हो रहे हैं और कितनी उनकी रिसर्च को पत्रिकाओं में दर्ज किया जा रहा है। यहाँ पर ये चीज़ मायने रखती है। खाली पढ़ ले रहे हैं, खाली जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक पब्लिकेशन आपके निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का कोई महत्व नहीं है। फैकल्टी स्ट्रेंथ और क्वालिटी, ये जो चीज़ है ये आपको रिफ्लेक्टेड मिल जाएगी। ये चीज़, इसका असर देखने को मिल जाता है साइंटिफिक पब्लिकेशन में। तो जो 87% ऑफ द स्कॉलरली आउटपुट है, 87% ऑफ द स्कॉलरली आउटपुट, बच्चों से जो आउटपुट मिल पा रहा है उसका 87% इंडिया की बात करें वो आ रहा है एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस इन द ओवरऑल कैटेगरी। जो योग्य हैं वही बढ़िया रिजल्ट दे पा रहा है। इसका मतलब ये हो गया है कि जो 12% जो इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस रैंकिंग में, वो कंट्रीब्यूट करते हैं 90% ऑफ द स्कॉलरली आउटपुट इन द कंट्री। मात्र 12% ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि ज़्यादा रिजल्ट आपको दे रहे हैं, लगभग 90% का रिजल्ट दे रहे हैं। दिस इज़ इवन मोर स्टार्टलिंग इन द केस ऑफ इंजीनियरिंग। ये चीज़ आपको और भी ज़्यादा बेकार लगेगी इंजीनियरिंग वाले सेक्टर में। स्टार्टलिंग वर्ड यूज़ किया गया है। स्टार्टलिंग का मतलब होता है चौंकाने वाला, जहाँ पर आपको 99.98% ऑफ टोटल साइंटिफिक पब्लिकेशन केम फ्रॉम इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेटिंग इन द रैंकिंग। यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि जो 99.98% है टोटल वैज्ञानिक पब्लिकेशन का, वो कहाँ से आया है, उन इंस्टीट्यूशन से जो कि इस रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि मैनेजमेंट की बात करें तो 50% ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच अप्लाइड फॉर बीइंग इंक्लूडेड इन द रैंकिंग हैड 0 पब्लिकेशन। 100 कॉलेज ने पार्टिसिपेट किए हैं तो 50 तो ऐसे हैं जिनकी 0 पब्लिकेशन है। मतलब यहाँ पर कोई वैज्ञानिक खोज वगैरह की बातचीत ही नहीं हो रही है।
दूसरे देशों से यहाँ पर भी तुलना करने की कोशिश करी जाती है। इंडिया का जो शेयर है ओवरऑल वर्ल्ड साइंटिफिक पब्लिकेशन के मामले में वो मात्र 4% है। पूरे देश भर के लोग 100% में 100% कर रहे हैं, तो इंडिया उसमें से मात्र 4% ही अपनी हिस्सेदारी कर पा रहा है। वहीं आप तुलना कर लें चाइना के हिसाब से, अभी आप कर लें, पब्लिकेशन इंक्रीज फ्रॉम 5% इन 2000 से 26% हो गया 2018 में, और इंडिया भी 4% में ही अटका हुआ है। इस प्रकार से देखा जाए ना तो वहाँ की जो सरकार है उसने काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट करी है। तो 2000 से लेकर के 2017 के बीच में यदि हम आर्टिकल की बात करें, स्यूमिन क्यू, क्लाउडिया सेंटवेंडर और पीरे एलजोला चाइनीज़ यूनिवर्सिटी इंक्रीज़ हुई हैं 140%। रिसर्च फैकल्टी में हमें वृद्धि देखने को मिली है 69% की, और इसके अलावा जो रिसर्च फंडिंग है उसमें आपको 10 गुना वृद्धि देखने को मिली है, तब जाके चाइना इतना रिजल्ट दे पाया है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो न्यूज़ जो पहली हम देखेंगे वो केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिसका नाम है पीएम प्रणाम स्कीम। तो केंद्र सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने वेडनेसडे के दिन अप्रूवल दे दिया है पीएम प्रणाम स्कीम को। तो जो पीएम प्रणाम स्कीम है इसका फुल फॉर्म क्या है? पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ स्कीम। तो ये जो स्कीम है इसका उल्लेख आपको मिल जाएगा अभी हाल फिलहाल के बजट में। यूनियन फर्टिलाइजर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने रिपोर्टर को कहा है कि ये जो न्यू स्कीम है ये प्रमोट करेगी न्यूट्रिएंट बेस्ड बायो फर्टिलाइज़र की। आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करिए, यूरिया डीएपी का नहीं, बल्कि पोषण पर आधारित बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करिए ताकि एग्रीकल्चर को हम सस्टेनेबल बना सकें। एंड इट वुड हैव ए टोटल आउटले ऑफ 3,70,128.7 करोड़, लगभग 3,70,000 करोड़ रुपये सरकार इसमें फंसा रही है। मांडविया का कहना है कि ये जो स्कीम है इसका उद्देश्य है हम मिट्टी को बचा रहे हैं, इसके अलावा हम प्रमोट कर रहे हैं सस्टेनेबल बैलेंस्ड और यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र को, एंड इट वुड इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करेंगी।